Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर एविएशन इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। जैसा कि हम लोग स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रहे हैं और इस स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन में हम स्टेपर मोटर की सीरीज को प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने 4 लेक्चर्स में हमने देखा था। लास्ट लेक्चर्स में हमने वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर को कंप्लीट किया था। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की तरफ। यानी नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है, हमने देखा था कि 3 तरह के मोटर्स होते हैं स्टेपर मोटर, जो बेस्ड होते हैं डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑन द रोटर। और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग ने वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर तो पूरा पढ़ ही लिया है। आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कंसर्न कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर को हम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम हाइब्रिड स्टेपर मोटर को देखेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो अगर मैं स्टेटर के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो स्टेटर है सिमिलर कंस्ट्रक्शन। सिमिलर कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया? स्टेटर है सैलिएंट पोल टाइप कंस्ट्रक्शन एंड कंसंट्रेटेड वाइंडिंग इज देयर। क्लियर? एज यूजुअल जैसा कि आपका वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर में था वैसा ही यहाँ भी होता है, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड स्टेटर वाइंडिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रोटर की, तो रोटर जो होता है वो आपका होता है परमानेंट मैग्नेट मटेरियल। यानी परमानेंट मैग्नेट मटेरियल का होने का मतलब क्या हो गया? प्री डिफाइंड पोल होना। क्लियर? रोटर हैज सिलिंड्रिकल रोटर टाइप कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे नॉन सैलिएंट आपका होता है ये। क्लियर? एंड नॉन सैलिएंट स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज्ड फॉर दिस इज परमानेंट मैग्नेट मटेरियल। And as usual there is no winding, कोई वाइंडिंग नहीं होती। परमानेंट मैग्नेट मटेरियल है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्री डिफाइंड पोल होंगे। यहाँ प्री डिफाइंड पोल्स आर देयर, यानी 2 पोल होंगे, एक साउथ और एक नॉर्थ पोल। क्लियर? एक पोल पेयर परमानेंट मैग्नेट मटेरियल है तो ये तो फिक्स पोल होंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी देखा, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये मैंने वर्किंग प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक डायग्राम लिया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है 2 फेज 4x2 पोल PMSM। मैंने नॉमिनेशन का तरीका आपको बता दिया था कि नॉमिनेशन कैसे करते हैं। फेज, देन स्टेटर, नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स और टिप, ऑब्लिक नंबर ऑफ रोटर पोल्स, ये आपका नॉमिनेचर होता है। तो यहाँ पे 4 पोल हैं, 4 वाइंडिंग है, लेकिन रेडियली 2 वाइंडिंग एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होंगे। क्लियर? तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि आपका, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को शो किया मैंने यहाँ पे, ये आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यहाँ पे शो किया गया है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग रेडियली एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड। क्लियर? तो स्टेटर वाइंडिंग, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो स्टेटर वाइंडिंग रेडियली कनेक्टेड इन सीरीज। रेडियली कनेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 4 पोल हैं, 2 पोल पेयर हैं, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 2 फेज को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे विजुलाइज कर ले रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम फिर से वही काम शुरू करेंगे। पहले एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाइंडिंग को एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे और आगे के स्टेप को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे ए का रिटर्न पाथ A डैश और B का रिटर्न पाथ B डैश। यहाँ पे हम A डैश को -A के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -A का मतलब क्या हो गया? पोलैरिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर हम A डैश पे एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली B डैश भी क्या है? सिमिलर टू -B। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे इस चीज़ों को। तो हम यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल को यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं।
कि कैसे परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर में रोटर का मोशन मिलता है। वर्किंग प्रिंसिपल के पीछे सारा लॉजिक वही है कि आप स्टेटर को सप्लाई देंगे थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, एक एक्सटर्नल ड्राइव सर्किट के थ्रू, और उसकी वजह से आपका एयर गैप फ्लक्स क्रिएट होगा, और उस सेटअप एयर गैप फ्लक्स की वजह, जो एयर गैप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आपका रोटर रोटेट करता है। अब यहाँ पर रोटर का जो पोजीशन होगा वो कैसे चेंज होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन पे, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट रोटर है, तो वहाँ पे पोल प्री डिफाइंड है, नॉर्थ और साउथ पोल तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड। क्लियर? ठीक है। जब हम एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर वाइंडिंग पे, जैसे ए पे ही एक्साइटेशन प्रोवाइड किया, तो वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का लॉजिक यूज होगा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए फिर से वही कंडीशन कि हमारा सिस्टम ऑलरेडी रनिंग मोड में है। जैसे ही हमने पहले स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में जैसे ही आपने क्या किया, रेफरेंस पोजीशन लिया, इसे आप क्या करते हैं, इसे एज ए रेफरेंस पोजीशन लेते हैं। रेफरेंस पोजीशन का मतलब क्या हो गया? एनर्जाइज ए। आपने ए को एनर्जाइज किया। जैसे ही ए को एनर्जाइज किया, रोटर का जो पोजीशन है वो क्या होता है? रेफरेंस पोजीशन के पैरेलल हो जाता है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल इज अलाइंड विद द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस। क्लियर? इसके साथ अलाइन हो जाता है। क्यों अलाइन हो जाता है? क्योंकि इसके पहले जिस पोजीशन पे भी साउथ और नॉर्थ पोल रहा होगा, मान लीजिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके पहले क्या होगा? अगर मैं एक से एक्साइटेशन से पहले की बात करूं, तो आपका एक एक्साइटेशन से पहले यहाँ पे कहीं साउथ और नॉर्थ पोल रहा हो। क्लियर? ठीक है। मैं इसको भूल जाओ, ए पे भूल जाओ क्या हो रहा है, इसके पहले ये पोजीशन रही होगी। तो जैसे ही आपने ए को एक्साइट किया, क्या होगा? नॉर्थ पोल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इस नॉर्थ पोल के साउथ पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये साउथ पोल इस साउथ पोल को रिपेल करेगा, ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। लॉजिक यहाँ पे यही है। क्लियर? तो उसी लॉजिक के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो रेफरेंस पोजीशन आपका है, तो रेफरेंस पोजीशन को हम ऐसे ही रहने देते हैं। रेफरेंस पोजीशन जैसे ही आपने ए को एनर्जाइज किया, उस कंडीशन में क्या हो रहा है? रेफरेंस पोजीशन पे आपका रोटर अलाइन हो जा रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन अपोजिट पोल। रोटर क्या कर रहा है? अलाइन हो रहा है, वो पोजीशन अचीव कर रहा है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? ठीक है। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन अपोजिट पोल। क्या हो जा रहा है इसकी वजह से? रोटर अलाइन विथ रेफरेंस पोजीशन। और ये अलाइनमेंट कैसे हो रहा है? ये अलाइनमेंट के पीछे भी वही लॉजिक है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है मस्ट बी मैक्सिमम। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? मैक्सिमम ही होगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज देख पा रहे होंगे। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे मेन लॉजिक है इसको समझने के पीछे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। क्लियर? कि ताकि जो मैग्नेटिक एक्सिस है, दोनों मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होने का मतलब क्या हो गया? coincide the magnetic axis, both magnetic axis are coincide। रोटर फील्ड का भी एक्सिस और स्टेटर फील्ड का भी एक्सिस, मतलब रोटर का जो एक्सिस है, क्लियर, और स्टेटर का एक्सिस दोनों coincide हो गए। क्लियर? एक लाइन में आ रहे। कहने का मतलब ये हो गया, तभी तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप ये समझ सकते हो कि एक तरह से मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाना। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के साथ अलाइन पोजीशन में आ गए, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखोगे, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया स्टेटर फील्ड का, और ये आपका रोटर का साउथ पोल हो गया। तो दोनों क्या हो गए? अलाइन पोजीशन पे आ गए। मैग्नेटिक एक्सिस जब दोनों का कॉन्साइड हो गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे मैक्सिमम लग जाएगा, यानी एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग हो जाएगी। यहाँ से अब रोटर का मूवमेंट नहीं हो पाना। क्लियर? ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर मैंने एक एक्साइटेशन को हटा के बी पे ले गया तो क्या होगा। ठीक है।
क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूँ, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डी एनर्जाइज ए एंड एनर्जाइज बी। हम क्या करेंगे, बी को एनर्जाइज करेंगे और ए पे कोई एनर्जी नहीं रहेगी हमारी, उसको डी एनर्जाइज कर देंगे। जब हमने बी को एनर्जाइज किया, आप यहाँ पे देखिएगा अभी साउथ और नॉर्थ पोल का पोजीशन ये बना हुआ है। जैसे ही हमने बी को एनर्जाइज किया, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द एनर्जाइजेशन ऑफ वाइंडिंग बी, ये क्या करेगा, इस साउथ पोल को, रोटर के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। रोटर के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। क्लियर, यानी इस पोजीशन से, अगर मैं, ये रेफरेंस पोजीशन है यहाँ से, तो रेफरेंस पोजीशन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या हो रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, इसके साथ ये मैग्नेटिक एक्सिस कोइंसाइड हो जाए। क्लियर। तो जैसे ही हम ये काम करेंगे, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रोटर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एंगल, और वो एंगल क्या है, स्टेप एंगल 90 डिग्री। क्लियर। और ये क्यों हो रहा है, ताकि ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अपोजिट पोल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, सो दैट, वही चीजें, वही कहानी बार बार लिखनी है आपकी, so that their magnetic axis are coincides। तो इस तरह से क्या हो रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जा रहा है। अब हम मान लो बी से एक्साइटेशन हटाएंगे, फिर कहाँ पे लाएंगे, ए डैश पे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यही होगा ना, हम बी से एक्साइटेशन हटाएंगे, ए डैश पे लाएंगे। ए डैश का मतलब क्या हो गया, माइनस ए पे। फिर हम क्या करेंगे, माइनस ए से एक्साइटेशन हटाएंगे, माइनस बी पे लाएंगे, यानी बी डैश पे लाएंगे। इस तरह करते हमें क्या होगा, हर एक स्टेप एंगल जो मिलेगा वो 90 डिग्री का मिलेगा। आप यहाँ से देख भी रहे होंगे, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, 90 डिग्री मिल रही है। अगर हम थर्ड स्टेप पे आए, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप का मतलब क्या हो गया, डी एनर्जाइज बी एंड एनर्जाइज ए डैश। ए डैश का मतलब यहाँ पे माइनस। फिर क्या हो जाएगा, रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, रेफरेंस पोजीशन से 180 डिग्री एंगल कन्वर्ट। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, बी डैश पे आगे बढ़ेंगे। यानी यहाँ पे मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं, सीक्वेंस फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन, यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, तो जो सीक्वेंस मुझे मिलेगा वो सीक्वेंस क्या मिलेगा, आप पहले क्या करेंगे, ए को एक्साइट करेंगे, फिर उसके बाद बी को, फिर उसके बाद आप ए डैश यानी माइनस ए को। क्लियर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बी डैश यानी माइनस बी को। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप ए पे आ जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेशन आपको मिल रहा है। यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपको 4 स्टेप मिल रहे हैं, और हर एक स्टेप एंगल 90 डिग्री के बराबर। क्लियर। ठीक है। अगर मैं यही पूछूं आपसे कि सीक्वेंस फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या सीक्वेंस होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं इसको कि क्या हो जाएगा, हम एक्साइटेशन जस्ट अपोजिट कर देंगे। यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के लिए आपका जो सीक्वेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पहले आप ए को एक्साइट तो कर ही रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप बी डैश को एक्साइट करेंगे, बी डैश यानी माइनस बी को। देन आप क्या करेंगे, ए डैश को, ए डैश यानी माइनस ए को, देन आप बी को, देन आप ए। ये क्या हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेशन मिले। क्लियर। तो ये इस तरह से आपका परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर में वर्किंग होता है। क्लियर। अब फिर से हम वही आते हैं माइक्रो स्टेपिंग के कॉन्सेप्ट पे कि माइक्रो स्टेपिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे
यानी अगर हमें स्टेप एंगल रिड्यूस करना है, सबसे बड़ा परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि हम स्टेप एंगल बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नंबर ऑफ रोटर पोल्स आर फिक्स। अगर हम नंबर ऑफ रोटर पोल्स की बात करें तो पी आर इक्वल टू क्या होगा? अगर केवल परमानेंट मैग्नेट मोटर है तो 2 पोल क्रिएट होंगे, यानी पी आर की वैल्यू 2 होगी। क्लियर? पी आर की वैल्यू हम बढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ पे स्टेप एंगल को बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर? जो भी आपको स्टेप एंगल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 90 डिग्री मिल रहा है। क्लियर? अगर मैं बात करूं स्टेप एंगल की, तो स्टेप एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है? 360 अपॉन m इंटू पी। क्लियर? तो यहाँ पे दो फेज जो भी केवल किस पे डिपेंड करेगा? एक तरह से थीटा एक तरह से डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? m पे डिपेंडेंट, क्योंकि पी आर जो पी आर की वैल्यू वो तो फिक्स हो गई, वो 2 हो गई। तो यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन m आएगा, यानी m की वैल्यू जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आपको स्टेप एंगल मिलेगा। अब माइक्रो स्टेपिंग का फिनोमिना यहाँ पे जब आता है, अगर माइक्रो स्टेपिंग हमें करनी है कि हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बजाय इसका जस्ट हाफ कर दें, तो वही लॉजिक है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में वीआरएसएम के लिए बताया था। सेम वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, वही चीज़ इंटरपोलर एक्सिस पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मिलना, और वो तब कब पॉसिबल है? जब आप एक साथ दो वाइंडिंग को एक्साइट करते हो। क्लियर? जैसे अगर मैं यहीं पे बात करूँ माइक्रो स्टेपिंग की, तो यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए को एक्साइट करेंगे, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? ए और बी वाइंडिंग। ये किसके लिए है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन के लिए मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। ए और बी वाइंडिंग को एक साथ एक्साइट करना पड़ेगा। ए और बी वाइंडिंग को एक साथ एक्साइट करने का मतलब क्या हो गया कि आपका फाई ए एंड फाई। क्लियर? आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? ये आपको फाई आर रिजल्टेंट मिलेगा। यानी क्या हो रहा है? ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी इंटरपोलर एक्सिस जो आपको मिलेगा, जो मैग्नेटिक मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंट करेगा, फाई आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर फाई ए स्क्वायर प्लस फाई बी स्क्वायर। तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या मिलेगा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन के बाद मिलेगा, और आपका नॉर्थ और साउथ पोल वहां पे अलाइन हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज मिलेगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने ए और बी को दोनों को एक साथ एक्साइट किया तो क्या होगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। कितने एंगल से रोटेट होगा? 45 डिग्री। क्लियर? अगर केवल बी को एक्साइट करते तो पूरा पूरा 90 डिग्री रोटेट कर जाता, लेकिन आपने क्या किया? ए और बी को एक साथ एक्साइट किया, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज इन इंटरपोलर एक्सिस। इंटरपोलर एक्सिस का मतलब क्या हो गया? कि जहां आपको रिजल्टेंट फ्लक्स मिल रहा है, और वो कहां मिल रहा है? आपके रेफरेंस पोजीशन। ये आपका रेफरेंस पोजीशन था, इसको आपने रेफरेंस पोजीशन मान के चला है। रेफरेंस पोजीशन से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिर हमें क्या करना पड़ेगा आगे? केवल बी को हम एक्साइट करेंगे। बी के बाद क्या करेंगे हम? बी के बाद हम क्या करेंगे? बी और माइनस ए को एक साथ एक्साइट कर दिया। क्लियर? बी या प्लस ए डैश कह लो आप। क्लियर? हम ए डैश ही ले लेते हैं यहाँ पे। बी प्लस ए डैश को एक साथ एक्साइट कर दिया, यानी बी और माइनस ए को एक साथ एक्साइट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? ए डैश को एक्साइट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? ए डैश प्लस बी डैश को एक्साइट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? बी डैश को एक्साइट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? बी डैश और ए को एक साथ एक्साइट करेंगे, और लास्ट में ए। तो हमने क्या देखा कि काउंटर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का हर एक स्टेप एंगल मिलता जाता है। क्लियर? और हमें चार स्टेप ना मिलकर कितने स्टेप मिलेंगे? 8 स्टेप मिल जाएंगे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। क्लियर? ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या सीक्वेंस होगा, तो जैसा मैंने इसके पहले बताया है, आप क्या करोगे? अब आप अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए देखना है तो ए के बाद क्या करोगे? ए और बी डैश को एक साथ एक्साइट कर दोगे। क्लियर? तो सीक्वेंस जो होगा, सीक्वेंस फॉर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन के लिए जो आपको सीक्वेंस मिलेगा एक्साइटेशन का, ए के बाद ए प्लस बी डैश, उसके बाद बी डैश, फिर उसके बाद बी डैश प्लस ए डैश, फिर उसके बाद ए डैश, देन ए डैश प्लस बी, देन
बी देन बी प्लस ए एंड लास्ट में, यानी ये पूरा साइकिल रिपीट होता रहे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको माइक्रो स्टेपिंग करना है। और ये माइक्रो स्टेपिंग एंगल क्या होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज मिलेगा वो इंटरपोलर रीजन में मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये होती है आपकी माइक्रो स्टेपिंग करने का एक तरीका। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपका जो एक्सटर्नल ड्राइव सर्किट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको दो पोलैरिटी का इनपुट प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी भी है और इनपुट पोलैरिटी भी है। तो ऐसे जो मैंने ये चीज़ बताई आपको कि जस्ट हाफ हो जाता है आपका स्टेप एंगल, ऐसे माइक्रो स्टेपिंग मेथड को हम बोलते हैं हाफ स्टेप मोड ऑफ एक्साइटेशन। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि हाफ स्टेप मोड ऑफ एक्साइटेशन क्या होता है, ये भी पूछा सकता है आपसे। तो माइक्रो स्टेपिंग का जो तरीका है जिसकी वजह से आपका स्टेप एंगल जस्ट हाफ हो जा रहा है, इसको हम बोलते हैं हाफ स्टेप मोड ऑफ एक्साइटेशन। ऐसे जो हमने अभी तरीका देखा था कि सिंपली हम दो वाइंडिंग को एक साथ एक्साइट कर रहे थे, तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत आता है सर्किटरी में। सर्किटरी में इसलिए दिक्कत आता है क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट होती है, वोल्टेज जो हम रिक्वायर्ड जो वोल्टेज हम इनपुट देते हैं थ्रू द एक्सटर्नल ड्राइव सर्किट, वो क्या होता है, वो होता है ऑफ टू पोलैरिटी, यानी एक पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ और दूसरा निगेटिव पोलैरिटी के साथ, जिसकी वजह से सर्किटरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्लियर? हेंस switching device circuitry is complex। दो पोलैरिटी की वजह से यहाँ पे सर्किट क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्लियर? तो हमारा क्या होता है, मेन कंसर्न यही होता है कि सर्किट को किसी तरह हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हमें सिंपल वे में चलना है और सिंपली हमें एक ओपन लूप सिस्टम का जो बिहेवियर है वो एक सिंपल लॉजिक के थ्रू हमें पा लेना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपने अभी पढ़ा, आपने क्या देखा था, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट किस केस में आ रहा है, टू फेज 4/2 PMSM। सिंपली हमें क्या करना है कि इस कन्वर्जन को, मतलब इसको टू फेज 4/2 PMSM को चेंज कर देना है 4 फेज 4/2 PMSM से। और इसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे आप अगर ध्यान देखोगे, ये आपने ये जो एग्जांपल है आपका, ये 4 फेज 4/2 PMSM का परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर। यहाँ पे ए फेज, बी फेज, सी फेज एंड डी फेज, ये 4 फेजेज हो गए और इन चारों फेजेज को एक न्यूट्रल पॉइंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया गया। आप अगर देखोगे, क्लियर, ये क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्टेड। क्लियर? तो क्या हो गया यहाँ पे कि अगर मैं ए बी सी डी की बात करूं तो ए बी सी डी एक पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ बस अटैच हो जाएगा और न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, अगर मैं डीसी सप्लाई, जैसे मान लो इस सर्किट को मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में बनाता हूँ, ये 4 फेज मैंने बना दिए, फेज ए, फेज बी, ये फेज ए हो गया, फेज बी हो गया, फेज सी हो गया और फेज डी हो गया। क्लियर? सबके जो आपके नोड पोजीशन है ए बी, देखो यहाँ पे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी और डी, सबके नोड पोजीशन को एक स्विचिंग, एक डबल पोल स्विच के थ्रू हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ अटैच कर दिया है और निगेटिव पोलैरिटी को हमने न्यूट्रल के साथ अटैच कर दिया। यानी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दो वाइंडिंग को एक्साइट करना है तो दो पॉजिटिव पोलैरिटी और दो निगेटिव पोलैरिटी के साथ उसको सप्लाई देना हो। अगर दो वाइंडिंग को आपको एक्साइट करना है तो एक निगेटिव पोलैरिटी रहेगी, बाकी दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे ही आ जाएगा। तो सर्किट क्या होगी, आसान होगी। तो सर्किट को और सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, बस इसको रिप्लेस किया 4 फेज 4/2 PMSM से। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाएगा, इसकी वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो जाएगा, पहली चीज क्या हो रही है, ओनली वन पोलैरिटी इज रिक्वायर्ड, केवल एक पोलैरिटी रिक्वायर्ड है।
और इसकी वजह से आपका क्या हो जा रहा है, स्विचिंग सर्किटरी मोर सिंपल। अगर मैं वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं यहाँ पे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा इसका, वर्किंग प्रिंसिपल तो बहुत आसान है। आपने सर्किट डायग्राम देख ही लिया, सीक्वेंस क्या बनेगा। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सीक्वेंस पूछूं यहाँ पे, मैं अगर सीक्वेंस की बात करूं, मैं सीधे सीक्वेंस, क्योंकि आपने वर्किंग प्रिंसिपल का लॉजिक समझ लिया है कि कैसे होना है क्या होना है। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस की बात करूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे रोटेशन कराना, तो मैं क्या करूंगा, पहले ए को एक्साइट करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं ए और बी दोनों को एक साथ एक्साइट करूंगा। यानी कि जो स्विच है, ये जो स्विच आप यूज कर रहे हो, ये स्विच, ये जो स्विच है, पहले क्या होगा, केवल ए पोजीशन पे होगा पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, ए और बी दोनों टर्न ऑन हो जाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। फिर तीसरे पोजीशन में क्या होगा, केवल बी टर्न ऑन होगा, ए आपका ऑफ हो जाएगा। ऐसे करके आपका स्विचिंग बिहेवियर चेंज होता रहे। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है आपका कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेशन चाहिए, तो ए के बाद आपको ए बी को एक्साइट करना पड़ेगा। क्लियर, यानी स्विच ऑन का ये जो स्विच का पोजीशन है, ए पे और बी पे दोनों पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, बी ऑन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बी सी एक साथ ट्रिगर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद केवल सी, फिर उसके बाद सी डी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद टी ए, फिर उसके बाद ए। ये आपको मिल जाएगा क्या, क्लॉकवाइज सीक्वेंस में आपका रोटेशन मिल जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्लॉकवाइज सीक्वेंस में कितना स्टेप एंगल मिलेगा, 45 डिग्री के बराबर। क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 360 अपॉन, अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूं तो ये क्या होती है, 360 अपॉन एम इंटू पी आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 360 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है 4 और पी आर की वैल्यू कितनी है 2। तो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर। क्लियर है चीज, आपको फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है। अगर मैं यही सीक्वेंस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहूँ कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे ये सीक्वेंस मिलेगा, और सीक्वेंस मिलने के पीछे लॉजिक वही है कि इंटरपोलर एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम मिलता है। इस वजह से आपका नॉर्थ और साउथ पोल वहीं पे आके अलाइन होता है। क्लियर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का तो आपने सीक्वेंस देख लिया। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको अब रोटेशन क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। तो आपको एक बार किसको एक्साइट करना पड़ेगा, डी को एक्साइट करना पड़ेगा। यानी ए डी को एक साथ एक्साइट करेंगे, फिर उसके बाद डी, देन आपका क्या हो जाएगा, डीसी, देन सी, देन सी बी, देन बी, देन बी ए। यानी यहाँ पे आपको स्टेप एंगल उतना ही मिल रहा है, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ मिल रहा है रोटेशन, और स्टेप एंगल 45 डिग्री के बराबर मिल रहा है। क्लियर, तो ये होता है वर्किंग प्रिंसिपल एक स्टेपर मोटर का। तो स्टेपर मोटर केस में हमने दोनों तरीके देखे कि अगर हमें माइक्रो स्टेपिंग करनी है तो मतलब टू फेज 4/2 PMSM में कैसे हम करते हैं। अगर हमें सर्किटरी को थोड़ा आसान करना है तो 4 फेज हम ले लेंगे, जिसकी वजह से केवल वोल्टेज की एक पोलैरिटी आएगी, पॉजिटिव पोलैरिटी, और निगेटिव पोलैरिटी तो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होगा, तो सर्किटरी में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हुआ होगा। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं पीएमएसएम की, तो पीएमएसएम का एडवांटेज अगर मैं देखूं तो पीएमएसएम का एडवांटेज ओवर वीआरएसएम केवल एक ही एडवांटेज है कि आपका जो रोटर है उसे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका रोटर एक इनिशियल टॉर्क डेवलप करता है और वो अलाइन हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, इफ स्टेटर इज अनएक्साइटेड, अगर आपका स्टेटर अनएक्साइटेड है, अनएक्साइटेड का मतलब ये हो गया कि ड्यू टू फेल्योर ऑफ ड्राइव सर्किट, अगर ड्राइव सर्किट जिसकी वजह से आप उसको स्विचिंग सर्किट को आप कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो फेल हो गया और आपका स्टेटर अनएक्साइटेड हो गया, तो रोटर का जो पोजीशन है, रोटर अपने पोजीशन को पा लेता है। किस वजह से,
ड्यू टू द सम मैग्नेटिक फील्ड स्टोर इन द रोटर। क्लियर? तो एक टॉर्क की वजह से, क्लियर, अगर वो अनएक्साइटेड भी होता है तो क्या हो जाता है, रोटर अलाइन विद द एक्सिस ड्यू टू टॉर्क बाय द स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड उसके पास स्टोर्ड होता है उसकी वजह से एक अलाइनमेंट टॉर्क उसको मिल जाता है और रोटर अपना पोजीशन पा लेता है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि रोटर पे कोई जर्किंग आ जाती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। डिसएडवांटेज की बात हम करें तो हम बहुत कम माइक्रो स्टेपिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोटर पोल फिक्स है। तो यहाँ पे जो माइक्रो स्टेपिंग हो सकती है मिनिमम डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ फेजेज आप यूज कर रहे हैं वो नंबर ऑफ फेजेज क्या हो रहा है, यानी एम की वैल्यू पे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइब्रिड मोटर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।